सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि मैं बीएसएससी की तैयारी करवा रहा हूं और आने वाले समय में यही वीडियो आपको बिहार एसआई के एग्ज़ाम में भी कारगर रहेगा। ये जितने भी टॉपिक मैंने करवाए हैं, कुछ टॉपिक्स जो मैंने पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, जैसे बायो, केमिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, इतना मैंने कंप्लीट कर दिया है। फिजिक्स मैंने आधा कंप्लीट कराया है, आधा अभी बाकी है। तो फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे फिजिक्स कंप्लीट होगा मैं आपको पॉलिटी करवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक जीके को मैंने क्यूआर सीरीज़ के माध्यम से करवाना सही समझा और मैं क्यूआर सीरीज़ अभी तक 12 वीडियो ला चुका हूं और इस 12 वीडियोज़ में मैं काफ़ी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है, जो स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन है, उसको मैंने कंप्लीट कराया है। 2 वीडियो स्टैटिक जीके में आएगी आने वाले समय में। एक तो है डिफेंस और एक दूसरा है स्पेस। डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी, इसके बारे में शुरुआत से लेकर अंत तक, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से डिफेंस में क्या क्या प्रगति हुई, रक्षा प्रौद्योगिकी में क्या क्या प्रगति हुई, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो अभी तक जितने लोग मेरा वीडियो को नहीं देखे हैं या जो अभी नया नया देख रहे हैं, वो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हाँ ये वीडियो मैं नहीं बनाऊँ, इतना मुझे फ़ोटो नहीं बनाना है, इतना मुझे लिखना नहीं है, टाइम बचाना है, वो स्टडी विद कौशल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है। और नहीं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन से वहाँ से आप जाके सीधा पीडीएफ के लिए वो ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप में आपको एक पेड कोर्सेज़ करके आएगा, पेड कोर्सेज़ 299 उसका प्राइस है। वहाँ पर जाके आप वो पीडीएफ खरीद सकते हैं। इसका जितने भी वीडियोज़ मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ उन सभी के पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बहुत टाइम बच जाएगा आपका। 299 में आप 10,000 का टाइम बचा लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। और जिनको लगता है कि पीडीएफ नहीं खरीदना है, कोई ज़रूरी नहीं है पीडीएफ खरीदने का, बिल्कुल मत खरीदिए। आप सारे नोट्स को खुद से लिख भी सकते हैं। जितना लिखिएगा आपको उतना याद होगा, ठीक है। याद करने के लिए सहूलियत होगी। लिखने से याद होता है, बारंबार प्रैक्टिस करने से याद होता है। मैं कभी भी पीडीएफ को प्रेफर नहीं करता, ठीक है। आप पढ़िए, आप लिखिए, जितना आपको लिखने का मन है आप लिख सकते हैं। लेकिन बच्चे लोग ही मुझे परेशान करते हैं, सर आपको पीडीएफ लेना है, आप लीजिए, नोट्स बनाना बनाइए। मैं हमेशा कहता हूँ मत लीजिए पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं, आप नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए, तो इतना सारा जो मैं आपको डायलॉग दिया है, जो भी दिया, वो सारा चीज़ इसलिए बताया क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं आप अपने वीडियो में सर पीडीएफ के बारे में नहीं बताते हैं। पीडीएफ आप ले लीजिए, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। आप समझते हैं, देखिए कैपिलरिटी, केशिकत्व, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का पार्ट 2 है, दूसरा वीडियो है। कैपिलरिटी यानी कि केशिकत्व कहते किसको हैं? ये मान लीजिए कि कोई पात्र है, कंटेनर है, इसमें फ्लूइड रखा हुआ है, फ्लूइड रखा हुआ, ठीक है, यानी कि द्रव, तरल रखा हुआ, ठीक है। अब जैसे ही इसमें एक कैपिलरी को डालेंगे, कैपिलरी क्या होता है? केश नली। इसका जो फेस होता है वो बहुत पतला होता है, बहुत ज़्यादा पतला। तो जैसे ही इस कैपिलरी को इसके अंदर डालेंगे, पानी इसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, चढ़ेगा। चढ़ते चढ़ते ये 2 कंडीशन है, या तो ये पानी के कुछ ऊपर चला जाएगा या तो पानी के कुछ नीचे रहेगा, ठीक है, यही 2 कंडीशन है। ये होता है कैपिलरी, लेकिन पानी यहाँ से चढ़ेगा ज़रूर इसमें, ठीक है। किसी केशिकत्व को जल में डुबोने पर द्रव का धीरे धीरे केश नली में ऊपर चढ़ना, ठीक है, ये चढ़ता है। और इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से ये पानी जो है वो ऊपर चला जाता है। यानी कि जो कैपिलरी है वो भी सरफेस टेंशन का एक एप्लीकेशन ही है, अनुप्रयोग ही है। अब समझते हैं इसका हाइट हम लोग कैसे निकालें। देखिए, अगर मान लीजिए कि पानी के सरफेस से कुछ ऊपर चला गया, उस हाइट को h बोल रहे हैं, या फिर पानी के सरफेस से कुछ नीचे रह गया, उसको भी h बोल रहे हैं, ठीक है। कितना पानी के सरफेस से ऊपर है या नीचे है, उसी को बोलते हैं h, यानी कि हाइट रेज्ड या डिप्रेस्ड, या नीचे रह गया। ये जो पानी का जो ये पानी है, यहाँ पर अगर एक टेंजेंट बना दे, वो उस एंगल को बोलते हैं थीटा।
थीटा यानी कि एंगल ऑफ कांटेक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो पानी है, लिक्विड है, इस पानी का जो डेंसिटी है, डेंसिटी उसको डी से दिखा रहे हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। ये जो आपका कैपिलरी है, इसका रेडियस है आर, आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। और इसमें जो ये पानी में जो सरफेस टेंशन लग रहा है उसको बोलते हैं टी, यानी कि सरफेस टेंशन। अगर हम लोग को इतना चीज़ मालूम है तो हमारा हाइट निकल जाएगा। हाइट इक्वल टू 2t cos थीटा बट्टा आर डी जी। जी क्या है? हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो इससे हमारा h निकल जाएगा। अब देखिए, वाटर अगर राइज्ड हुआ है, पानी अगर ऊपर गया है, ठीक है, इस सरफेस से ऊपर चला गया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो थीटा है, ये एंगल है हमारा, वो एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि न्यून कोण यानी कि लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें, अगर ये आपका मरकरी डिप्रेस्ड है, जैसे मान लीजिए पानी कुछ नीचे आ गया है, लिक्विड का सरफेस कुछ नीचे आ गया है, तो थीटा वहाँ पर ऑब्ट्यूज होगा, यानी कि ऑब्ट्यूज यानी कि अधिक कोण होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा कोण आपका बनेगा, ठीक है। और इसी में समझ लीजिए कि वाटर राइज्ड, यानी कि अगर पानी रहेगा इसमें, लिक्विड में, तो पानी हमेशा राइज करेगा, ऊपर चला जाएगा। किसी भी लिक्विड में अगर पानी को डालेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, राइज कर जाता है। लेकिन मरकरी जो है वो डिप्रेस हो जाता है। इसी लिक्विड में अगर मरकरी को डाल देंगे तो वो नीचे आ जाएगा। क्या होगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है डेंसिटी। डेंसिटी बहुत बड़ा रीजन होता है, ठीक है। अब समझते हैं, अगर वाटर राइज कर रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी कि ये वेट द सरफेस को वेट करेगा, यानी कि गीला करेगा, कांच को गीला करेगा। लेकिन वही अगर नीचे डिप्रेस हो रहा है, यानी कि एंगल अगर ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री ज़्यादा है, तो डज नॉट वेट द सरफेस, यानी कि सरफेस को वेट नहीं करेगा। इसका एग्जांपल है मरकरी। मरकरी देखिएगा कभी भी गिलास को भिगोता नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसका यूज थर्मामीटर में किया जाता है। और ये जो शेप है, इस शेप को हम लोग क्या बोलेंगे? बाहर की तरफ कैसा शेप है? कॉनकेव शेप है, अवतल शेप है। लेकिन यही अगर बाहर की तरफ कैसा शेप है? कॉन्वेक्स शेप है, उत्तल शेप है। इस चारों पॉइंट को आपको याद रखना है, और चारों पॉइंट एग्जाम में पूछता है। पहला पॉइंट पूछेगा कि अगर लिक्विड का सरफेस राइज कर गया है कैपिलरी में, तो वो क्या है? वहाँ पर एंगल 90 डिग्री से कम होगा, न्यून कोण होगा। लेकिन अगर डाउन हो गया, डिप्रेस हो गया है, तो एंगल 90 डिग्री से कम होगा। और एग्जाम्पल में वाटर हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल में मरकरी हो जाएगा। अगर वाटर राइज किया है तो सरफेस को वेट करेगा, वाटर डिप्रेस किया है, नीचे आ गया है, तो सरफेस को वेट नहीं करेगा। शेप का बात करें तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स, यही है आंसर। आप समझिएगा, ये जो डेंसिटी है, डी यानी कि डेंसिटी, इस डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है केशिकत्व, यानी कि कैपिलरी एक्शन डेंसिटी के उल्टा होता है। यानी कि अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा तो केशिकत्व कम होगा, डेंसिटी कम होगा केशिकत्व ज़्यादा होगा। यानी कि जो लिक्विड जितना पतला होगा वो उतनी ही तेज़ी से ऊपर चढ़ पाएगा केशिकत्व में, ये इस कैपिलरी में उतना ही जल्दी चढ़ पाएगा। और जो लिक्विड जितना गाढ़ा होगा वो उतना ही धीरे चढ़ेगा, उतना ही कम चढ़ेगा। और केशिकत्व जो है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि ये जितना पतला हम लोग केस नली बनाएंगे, ये केस नली हम लोग जितना पतला बनाएंगे, इसका रेडियस जितना कम होगा वो उतनी ही तेज़ी से ऊपर चढ़ेगा। आप समझिए, अर्थात केस नली जितना पतला होगा, संकड़ा होगा, केशिकत्व उतनी ही ज़्यादा होगी। द्रव का घनत्व जितना कम होगा, देखिए डेंसिटी, केशिकत्व उतनी ज़्यादा होगी। तो ये संकरापन, पतलापन और घनत्व जितना कम होगा उसमें केशिकत्व उतनी ज़्यादा होगी। ये कंसेप्ट आपको भूलना नहीं है, इसी का एप्लीकेशन बार बार यूज होता है, समझिएगा। इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए, कैपिलरी का एग्जाम्पल बहुत पूछता है एग्जाम में। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का सोखना। ब्लॉटिंग पेपर रखिएगा, उसमें इंक अगर डालिएगा, इंक को वो सोख लेगा, सोख के धीरे धीरे पूरा ब्लॉटिंग पेपर में फैल जाएगा। अब समझिएगा, जाइलम जो हम बताए थे, जाइलम जो है एक प्लांट टिश्यू है, पादप उत्तक है। अब जाइलम एक ऐसा प्लांट टिश्यू है जो वाटर और मिनरल्स को रूट से लेकर पत्तियों या शाखाओं तक पहुंचाता है। तो जाइलम जो आपको वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वृक्ष की टहनियों तथा पत्तियों तक पहुंचाता है, वो भी कैपिलरी एक्शन की वजह से, यानी कि केशिका नली की वजह से। अब देखिए होता क्यों है, प्लांट जो है, प्लांट का जो रूट्स होता है, रूट, उसमें छोटा छोटा जगह होता है, पतली पतली नालिका होती है। इसी पतली नालिका से पानी ऊपर चढ़ता है। और ये याद रखिएगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट कर रहा है ये काम।
ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है कि जो जाइलम जो करता है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट, वो भी आपका केशिका क्रिया द्वारा होती है, कैपिलरी एक्शन के द्वारा होती है, ठीक है। और ये रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना पतला होगा उतनी ही तेज़ी से ऊपर चढ़ेगी। आगे बात करते हैं, अखबार या टिश्यू पेपर या फिर रुमाल, अगर उसका एक किनारा को पानी में डुबा दीजिएगा ना, या पानी में भिगो दीजिएगा, तो मान लीजिए ये बाटी है या ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ पर रुमाल डाल दीजिए, रुमाल, ठीक है, रुमाल का 1% भिंगा दीजिए, धीरे धीरे पानी चढ़ने लगेगा, पूरा रुमाल को भिंगा देगा। या टिश्यू पेपर ले लीजिए, देखिएगा टिश्यू पेपर में, देखिएगा टिश्यू पेपर में आप एक तरफ भिंगाइएगा, वो धीरे 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 पूरा भिंगना स्टार्ट हो जाएगा, पूरा भिंगना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है केशिका क्रिया के द्वारा, कैपिलरी एक्शन के द्वारा। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, ये सब चीज़ एग्जाम्पल आपको याद रखना है, यही एग्जाम्पल एग्जाम में पूछता है। वर्षा के बाद किसानों द्वारा खेत जोतना, वर्षा के बाद किसानों द्वारा खेत जोतना जो है वो भी आपका इसी का एग्जाम्पल है, कैपिलरी एक्शन का एग्जाम्पल है। लालटेन या दीपक की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, जैसे लालटेन रखा हुआ है, यहाँ पर केरोसिन तेल है, उसमें आप बत्ती को डुबा दिए तो क्या होगा, ये केरोसिन पूरा ऊपर तक चला जाएगा, ऊपर तक चला जाएगा। इसी को बोलते हैं केशिका क्रिया। कृत्रिम उपग्रह मान लेते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में अगर कैपिलरी ट्यूब को वाटर में डिप कराया जाता है, कैपिलरी ट्यूब को वाटर में डिप कराया जाता है तो वाटर पूरे हाइट तक रेज कर जाती है। इसी फॉर्मूला देखिए ना, हम बताए थे आपको कि जब भी आप ये कोई ग्लास है, ठीक है, इसमें कैपिलरी को डाल दिए तो अगर पानी है तो पानी जाएगी कहाँ तक, एच हाइट तक, एच हाइट तक। और एच का फॉर्मूला क्या होता है, 2t cos थीटा बटा RdG, ठीक है। अब सेटेलाइट का बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष का बात कर रहे हैं। अंतरिक्ष में क्या होगा, आपको सेटेलाइट अगर चारों ओर घूम रहा है, वहाँ पर G का मान तो शून्य हो जाएगा ना, शून्य हो जाएगा। H हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, H क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यानी कि ये जो हाइट है, ये हाइट इन्फिनिटी तक चल जाएगी। लेकिन इन्फिनिटी का मतलब क्या है, कैपिलरी से बाहर थोड़ी निकल जाएगी यार, कैपिलरी के ऊपर तक चढ़ जाएगी, एकदम लास्ट जहाँ पर इंड है वहाँ तक चल जाएगी। तो यही चीज़ तो इसमें बोल रहा है, कृत्रिम उपग्रह में अगर कैपिलरी ट्यूब को वाटर में डिप कराया जाता है तो वाटर पूरे हाइट तक रेज कर जाती है, उसका जितना हाइट होता है कैपिलरी का वहाँ तक चली जाएगी, क्योंकि G0 होने से H इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी का मतलब है मैक्सिमम हाइट। अब समझिएगा 7वां नंबर एग्जाम्पल क्या है, फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन जो है वो केशिका क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। यानी कि जो फाउंटेन पेन है उससे जो इंक बाहर निकलेगा वो कैपिलरी एक्शन की वजह से बाहर निकलेगा। लेकिन अब समझिएगा, परंतु इसे बाहर बहने से रोकने का काम पृष्ठ तनाव करती है, हम बता चुके हैं। सरफेस टेंशन के एग्जाम्पल में बता चुके हैं कि सरफेस टेंशन की वजह से ये इसको इंटरनल प्रेशर मिलता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से स्याही जो है बाहर नहीं निकलती है। लेकिन वही अगर हम पहाड़ी एरिया में चले जाते हैं वहाँ पर स्याही बाहर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी एरिया में आपका प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होने की वजह से आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कम हो जाएगा, तो इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से स्याही बाहर फेंक देती है, ठीक है। आगे अगला टॉपिक हमारा है विस्कोसिटी यानी कि श्यानता। विस्कोसिटी यानी कि श्यानता, जैसे हम लोग अगर किसी अर्थ के सरफेस पर मूव कर रहे हैं तो पृथ्वी की सतह पर अगर हम लोग रगड़ाते हैं या रगड़ खाते हैं या फिर किसी भी मशीनरी पार्ट्स में रगड़ होती है, अगर कोई दो लेयर एक दूसरे के ऊपर चल रहा होता है तो उसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, एक घर्षण बल होता है। ये तो सॉलिड में है, लेकिन लिक्विड और गैस में भी एक घर्षण बल होता है जिसे हम लोग विस्कोसिटी या श्यानता कहते हैं। तरल में घर्षण बल, तरल यानी कि लिक्विड और गैस, इस दोनों में जो भी घर्षण बल होता है उसे विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। इफ़ द लेयर्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड में लिक्विड भी आ सकता है, गैस भी, यानी कि इफ़ द लेयर्स ऑफ फ्लूइड slip or tend to slip on one another, then a tangential force acted on each layer that opposes the relative motion of the layers. This property of fluid is called viscosity। यानी कि कह सकते हैं किसी भी फ्लूइड का अगर बात करें, ये इसमें मान लीजिए पूरा कोई फ्लूइड भरा हुआ है, कोई भी फ्लूइड, चाहे वो सरसों तेल हो सकता है, किरासन तेल हो सकता है, पानी हो सकता है, ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है, घी हो सकता है, मक्खन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई भी फ्लूइड जो है वो लेयर में डिवाइडेड होता है, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इनफाइनाइट लेयर हो सकते हैं किसी भी फ्लूइड में। मान लीजिए कि ये एक लेयर है और ये दूसरा लेयर है। पहले लेयर का वेलोसिटी v1 है, दूसरे लेयर का वेलोसिटी v2 है। दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है या स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, स्लिप और टेंड टू स्लिप। तो क्या होगा, दोनों लेयर एक दूसरे के अपोजिट एक फोर्स लगाएगा
अब वो फोर्स एक दूसरे का रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। ऐसा नहीं मोशन का अपोज नहीं करेगा, वो रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, ठीक है। और इस अपोजिशन वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या करता है, किसी भी लिक्विड में हमारे मोशन को अवरुद्ध करता है, रोकता है, या फिर गैस में मोशन को अवरुद्ध करता है। अब समझिएगा एक चीज़ कि जितना तेज़ आप हवा में दौड़ पाते हैं उतना ही तेज़ आप पानी में नहीं दौड़ पाते। क्यों? क्योंकि हवा की अपेक्षा पानी में जो विस्कस फोर्स होती है, पानी में जो श्यानता होता है वो ज़्यादा होता है। पानी में आपका घर्षण बल ज़्यादा होता है। यानी कि आप समझिए लिक्विड जो है वो लेयर्स में बटा होता है, सभी लेयर्स की वेलोसिटी अलग अलग होती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब इसका प्रूफ देते हैं। मान लीजिए आप नदी में जाइएगा, ये मान लीजिए नदी है, ये नदी है, ठीक है। नदी के किनारे किनारे जब आप चलिएगा, किनारे किनारे, तो आपका वेलोसिटी कम होगा, लेकिन बीच में चले जाइएगा तो आपको बहा देगा, बीच में वेलोसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको भी समझिएगा, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि लिक्विड लेयर्स में बटा होता है, सभी लेयर्स की वेलोसिटी अलग अलग होती है। जब एक लेयर दूसरे लेयर के सापेक्ष गति करती है तो दोनों एक दूसरे पर घर्षण बल लगाती है, जो द्रव के वेग को कम करने की कोशिश करती है। वेग मतलब सापेक्षिक गति को कम करती है। द्रव के इस गुणधर्म को विस्कोसिटी या श्यानता कहते हैं, और इस घर्षण बल को विस्कस फोर्स या श्यान बल भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। जो लिक्विड जितना गाढ़ा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, उसमें विस्कस फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि जो लिक्विड जितना पतला होगा उसका विस्कोसिटी श्यानता उतनी ही कम होगी, आप उसमें तेज़ी से मूव कर सकते हैं। लेकिन वही अगर कोई गाढ़ा लिक्विड है, ठीक है, गाढ़ा है, ठीक है, मड है, कीचड़ है, कीचड़ में देखिएगा बहुत धीरे धीरे आदमी चल पाता, चल ही नहीं पाएगा। जितना ज़्यादा गाढ़ा होने लगेगा लिक्विड उसका विस्कस फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। विस्कस फोर्स यानी कि श्यानता उतनी ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी कम होगी। जितना श्यानता ज़्यादा होगा उतना ही वो वस्तु को आगे मूव करने से रोकेगा। अब समझते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि एरिया ऑफ लेयर। लेयर का जो एरिया होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV/dx, यानी कि इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। कहीं भी ग्रेडियंट वर्ड लगा हो यानी कि नीचे में आपका डिस्टेंस है। यानी कि अगर बोलते हैं, मान लेते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, अगर आपको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कि dt/dx, समझिएगा। ऊपर में टेम्परेचर, नीचे में डिस्टेंस, यानी कि प्रति डिस्टेंस चलने पर उसका टेम्परेचर जो चेंज होता है उसको टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। उसी तरह प्रति मीटर चलने पर जो उसका वेलोसिटी चेंज होता है उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो फोर्स जो है इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, A और dV/dx दोनों हो गया। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इक्वल टू एक कोफिशिएंट आएगा, ईटा। ईटा को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक बोलते हैं, ठीक है। और एक नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन जो है वो शो करता है कि वे अपोजिट लगता है मोशन का। यानी कि नेगेटिव साइन क्या दर्शाता है, विस्कस फोर्स जो है वो रिलेटिव मोशन यानी कि सापेक्ष गति का अपोज करता है, अवरुद्ध करता है। और ईटा क्या है, ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसका यूनिट क्या होता है, देखिए इसका यूनिट हम लोग पॉइस बोलते हैं, ऐसा यूनिट है। पॉइस जो है इसका एक ऐसा यूनिट है, और ये एग्जाम में 1000 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि श्यानता गुणांक का जो यूनिट है वो पॉइस होता है, पॉइस, ठीक है। इतना समझ गए। अब समझिएगा ईटा को हम लोग क्या दिखाते हैं, ईटा को कैसे लिख सकते हैं, ये dx इधर आ जाएगा f के साथ, तो क्या हो गया f dx, और a dv जो है वो नीचे आ जाएगा, a dv नीचे आ जाएगा, समझ गए। अब समझिएगा f को हम लोग क्या लिख सकते हैं, mL/t-2, और dx को लिख देंगे l। dx का डायमेंशन क्या होगा, l, फिर एरिया का l², और dv वेलोसिटी का lt-1, यानी कि अब यहाँ देखिए l² से ये l और l कट गया, ये जो l है वो ऊपर चला जाएगा -1 में, और 2 t में से 1 t कट गया, 1 t -1 ऊपर में रहेगा। यही हो गया इसका विमा या डायमेंशन। यानी कि आप समझ सकते हैं विस्कोसिटी का अगर डायमेंशन पूछे तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। और अगर उसका यूनिट पूछे तो ये हो जाएगा। यही एग्जाम में आपका पूछता है, इतना फॉर्मूला वगैरह नहीं पूछता है। जिसको डीपली पढ़ना है उसके लिए, या जो साइंस बैकग्राउंड के है वो रिवीजन करना चाहते हैं वो इतना डीपली पढ़ सकते हैं। आगे बात करें, विस्कोसिटी जो होता है वो टेम्परेचर के अपोजिट में होता है, यानी कि समझिएगा, लेकिन ये द्रव में होता है। अगर लिक्विड का बात करें तो लिक्विड में जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा विस्कोसिटी कम हो जाएगा, टेम्परेचर घटाइएगा विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। यानी कि द्रवों में तापमान बढ़ाने पर श्यानता घटती है, श्यानता बढ़ती है, ठीक है। तापमान बढ़ाने पर श्यानता घटती है ना, उल्टा हो जाएगा, सॉरी, बढ़ाने पर श्यानता घटती है, यहाँ चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा, श्यानता घटती है,
और वही अगर गैस का बात करें, गैस में विस्कोसिटी टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो विस्कोसिटी घटेगा। तो ये दोनों कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। गैस में क्या होता है, द्रव में क्या होता है, दोनों में अलग अलग होता है। अब समझिएगा, एक साइंटिस्ट थे हमारे स्टोक्स ने क्या कहा कि ये मान लीजिए लिक्विड है, ये मान लीजिए कंटेनर है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ, ठीक है। इसमें एक बॉल को गिरा देते हैं, एक बॉल को यहाँ लिख देते हैं, बॉल जिसका रेडियस आर है, बॉल जिसका रेडियस क्या है, आर है। इस बॉल को इसमें गिराते हैं और ये बॉल को एकदम तेज़ी से फेंकते हैं, जिसका वेलोसिटी v1 है। जैसे ही बॉल पानी में जाएगा उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगा, यानी कि v2 जो है वो v1 से छोटा होगा। अगर ये मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है तो ये 10 से कम होगा, 9 हो जाएगा। और नीचे जाएगा इसका वेलोसिटी फिर कम हो जाएगा, 9 से 8 हो जाएगा। और नीचे जाएगा इसका वेलोसिटी फिर कम हो जाएगा। कम होते 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 एक कांस्टेंट वेलोसिटी पर रुक जाएगा, मान लीजिए 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट वेलोसिटी। इसके बाद वो कभी भी नीचे जाएगा तो वो हमेशा 7 मीटर पर सेकंड की गति से ही नीचे जाएगा, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा। इस वेलोसिटी को बोलते हैं सीमांत वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि जब हम किसी स्फेरिकल बॉल को किसी द्रव में गिराते हैं तो बॉल की वेलोसिटी धीरे धीरे घटना शुरू कर देती है तथा घटते घटते एक निश्चित वेग को प्राप्त कर लेती है, जिसे सीमांत वेग या टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला भी दिया था हमारे स्टोक्स साहब ने। ये फॉर्मूला है F = 6 पाई ईटा RV। यहाँ V क्या है, V है सीमांत वेग, यही टर्मिनल वेलोसिटी। R क्या है, रेडियस ऑफ बॉल, ये जो बॉल है गिरा है उसका रेडियस है। ईटा क्या है, श्यानता गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और F क्या है, श्यान बल यानी कि विस्कस फोर्स। इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन ना के बराबर पूछता है, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा कि सीमांत वेग होता क्या है, एक नॉलेज के लिए रखना जरूरी है। अब समझते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो या धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है। इसी को लैमिनर फ्लो भी बोलते हैं, याद रखिएगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही लैमिनर फ्लो भी बोलते हैं। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आगे जब हम लोग बर्नौलिस थ्योरम पढ़ेंगे, तो बर्नौलिस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमलाइन फ्लो में ही होता है, वो टर्बुलेंट फ्लो में नहीं होता है, याद रखिएगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है देख लेते हैं। जब किसी तरल या फ्लूइड का हर एक मॉलिक्यूल अपने अगले मॉलिक्यूल को फॉलो करता है विद देयर कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसी को स्ट्रीमलाइन फ्लो करते हैं। यानी कि ये जो आपका मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल आपका अगला मॉलिक्यूल के पीछे पीछे जाएगा। अगर इसका 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है तो पीछे वाला का वेलोसिटी भी 3 मीटर पर सेकंड होगा। फिर ये अपने आगे वाला का, तो इसका भी 3 मीटर पर सेकंड, ये अपने आगे वालों को फॉलो करेगा 3 मीटर पर सेकंड। यानी कि प्रत्येक पीछे वाला मॉलिक्यूल अपने आगे वाले मॉलिक्यूल को फॉलो करता है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉलो करता है। इस वेलोसिटी को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन याद रखिएगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है वो हमेशा सेम नहीं होता है। एक खास वेलोसिटी के बाद वो स्ट्रीमलाइन फ्लो ख़त्म हो जाता है, जिसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। देखिए, इसमें रिवर, कैनाल, ब्लड फ्लो, एयरक्राफ्ट, टैप, फाउंटेन, ये सारा चीज़ आपको क्रिटिकल वेलोसिटी तक स्ट्रीमलाइन फ्लो को फॉलो करता है। यानी कि एक ऐसा वेलोसिटी, देखिए, द फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन्स स्टेडी या ऑर्डरली या स्ट्रीमलाइन बोल सकते हैं अनटिल अ सर्टेन लिमिटिंग वेलोसिटी कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, कि एक खास वेलोसिटी तक, जैसे मान लीजिए इसका वेलोसिटी बढ़ाएंगे, नदी का वेलोसिटी बढ़ाएंगे, बढ़ते एक मान लीजिए वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड हो गया। लेकिन 50 के बाद अगर बढ़ता है तो वो फ्लो उसका स्ट्रीमलाइन ना होकर टर्बुलेंट हो जाता है, मान लेते हैं। तो वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड, उसको बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी, जहाँ पर वो स्टेडी चल रहा है, ऑर्डरली चल रहा है, एक निश्चित क्रम में चल रहा है। उसका क्रम जो है क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद टूट जाता है, समाप्त हो जाता है। इस वेग के बाद तरल की गति टर्बुलेंट हो जाती है, यानी कि अशांत हो जाती है, प्रक्षुब्ध हो जाती है। तो आप समझते हैं टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। फ्लूइड डज नॉट मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑफ द वेलोसिटी बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि ना तो मैग्नीट्यूड में ना ही डायरेक्शन में, हो सकता है डायरेक्शन भी वो चेंज कर ले, पानी जो है घूमते घूमते इधर घूम जाए, ठीक है। तो इसीलिए उस वेलोसिटी को टर्बुलेंट, ऐसे मान लीजिए टर्बुलेंट वेलोसिटी का एग्जांपल समझिए आप, जहाँ पर भंवर उठता है, वर्लपूल क्रिएट होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे गोल गोल देखेंगे, पानी कहीं कहीं गोल गोल घूमते रहता है, वो आपका एग्जाम्पल है टर्बुलेंट फ्लो का। या देखिएगा, पानी बह रहा, बीच में वो खंभा है, तो खंभा के पास क्या होगा ना, पानी थोड़ा सा अलग ही शेप बना लेगा,
अलग ही शेप बना लेगा, वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, समझिएगा। यानी कि टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, मोस्ट एनर्जी इज यूज्ड इन सेटिंग अप एडी करेंट्स। एडी करेंट्स हम आपको पढ़ाएंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में, वहाँ सबको समझ में आएगा। एडी करेंट्स को सेटअप करने में आपका बहुत सारा एनर्जी समाप्त हो जाता है टर्बुलेंट में। ठीक है, और ये स्टीडी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ये अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो याद रखिएगा कि किसी भी लिक्विड का एक खास टेम्परेचर तक ही वेलोसिटी जो है वो स्ट्रीमलाइन होता है, उसके बाद उसका वेलोसिटी टर्बुलेंट हो जाता है। ठीक है, अब वो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको पढ़ना नहीं है, बस हम आपको बता देते हैं। VC यानी कि क्या हो गया, क्रिटिकल वेलोसिटी। K क्या हो गया, रेनॉल्ड नंबर। ईटा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसका यूनिट होता है पॉइज। ठीक है, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये जो रो है, और R क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब। तो ये आपका टर्बुलेंट फ्लो है। अब समझिएगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हमेशा एक पाइप में होगा, क्लोज चैम्बर में होगा, यहाँ पे कहीं भी ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पानी जो बह रहा है वो क्लोज हो। आप समझिएगा यहाँ पर क्या बोलता है, ये आपका पाइप है, यहाँ से पानी घुसा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एरिया बढ़ा दिए, फिर एरिया और बढ़ा दिए, फिर एरिया हम लोग यहाँ पे घटा दिए। तो सबसे देखिए एरिया को हम लोग कैसे देखिए, सबसे बड़ा एरिया है आपका A3, उसके बाद A2, उसके बाद A1, उसके बाद A4 सबसे छोटा है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है, ये बोलता है फॉर एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड, यानी कि यहाँ पर जिसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है उस लिक्विड में, या नॉन विस्कस जिसमें विस्कोसिटी कम हो, नेग्लिजिबल हो, उस फ्लूइड में अगर वो फ्लो कर रहा है स्टेडीली, एक शांति रूप से फ्लो कर रहा है, तो उसमें A/V कांस्टेंट होता है। यानी कि एरिया और वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कांस्टेंट होता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यानी कि A1V1 जो है वो बराबर होगा A2V2 के, वो बराबर होगा A3V3 के, वो बराबर होगा A4V4 के। लेकिन यहाँ समझिएगा सबसे बड़ा है आपका A3। देखिए ये सबसे बड़ा है A3 आपका सबसे बड़ा है, तो वेलोसिटी जो होगा 3 का वो सबसे कम होगा, उल्टा। क्योंकि अगर ये बड़ा है तो ये छोटा होना होगा, तब ना उसका मल्टीप्लाई। मान लीजिए कि ए भी आपका है 50, A और B को मल्टीप्लाई कर दिए, या 60 मान लीजिए, A और B को 60 मान लीजिए। तो अगर आपका A1 है 12 तो V1 हो जाएगा 5। अगर आपका A2 है 15 तो V2 हो जाएगा 4। यानी कि अगर एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी को कम होना होगा। देखिए एरिया 12 से 15 हुआ तो वेलोसिटी 5 से 4 हुआ, ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 60 ही मिले। A3 अगर मान लीजिए इसको 20 कर दिए तो वेलोसिटी 3 हो गया। अगर मान लीजिए इसको हम लोग एरिया को हम लोग 10 कर दिए तो ये 6 हो जाएगा, और बढ़ जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि एरिया जितना कम वेलोसिटी उतना ज़्यादा। देखिए A3 सबसे कम वेलोसिटी उसका, मतलब A3 सबसे ज़्यादा उसका वेलोसिटी सबसे कम, और A4 एरिया सबसे कम पतला, तो V4 उसमें जो वेलोसिटी निकलेगा वो सबसे ज़्यादा निकलेगा। यानी कि जो पाइप जितना पतला होगा ना उसमें पानी उतना ही प्रेशर से निकलेगा। ठीक है, जहाँ एरिया कम होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगा। यही कारण है जब हम लोग देखते हैं जो पाइप रहता है हम लोग का, पानी वाला पाइप, उसको ऐसे करके अगर मुंह उसका दबा दीजिएगा ना, पानी ज़्यादा प्रेशर से बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि उसका एरिया कम हो जाता है। एरिया कम कीजिएगा, यहाँ समझिएगा, एरिया कम करने पर वेलोसिटी बढ़ जाएगा, या एरिया बढ़ाने पर वेलोसिटी घट जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि पानी वाले पाइप का मुंह अगर पतला कर दीजिएगा, पानी दूर तक जाने लगता है। ठीक है, यही हमारा कंसेप्ट है। और आगे हम लोग समझते हैं बर्नौलीज थ्योरम, यानी कि बर्नौली का प्रमेय। बर्नौलीज थ्योरम जो है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत पर ही काम करेगा। जैसे, और ये बर्नौलीज थ्योरम हमेशा स्ट्रीमलाइन फ्लो या इसी को लैमिनर फ्लो भी बोलते हैं, इसी को हम लोग लैमिनर फ्लो भी बोलते हैं। हमेशा ये आपका लैमिनर फ्लो में ही काम करेगा। यानी कि तरल के धारा रेखीय प्रवाह यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनर फ्लो के प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। यानी कि बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है, अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है किसी फ्लूइड का तो उसमें दाब ऊर्जा यानी कि mgh जिसको प्रेशर एनर्जी बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी जिसको HdG बोलते हैं, या गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी उसको हाफ mv² बोलते हैं। इस तीनों को अगर सम कर दीजिएगा तो वो हमेशा आपको कांस्टेंट आएगा। क्योंकि एनर्जी कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड
तो सब एनर्जी का सम हमेशा सेम होगा। अगर मान लेते हैं प्रेशर एनर्जी कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसका सम कांस्टेंट रहे। इसी को तो बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अब समझिएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कम होने से वस्तु का वेलोसिटी कम होगा, वेलोसिटी कम होगा तो प्रेशर भी नहीं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगा जिससे प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगा। उसी तरह अगर वेलोसिटी कम होगा तो प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगा, यानी कि वेग ज़्यादा होने से दाब कम हो जाएगा और वेग कम होने से दाब बढ़ जाएगा। ये बर्नौलीज थ्योरम का सबसे मेन चीज़ है। सबसे इसी कंसेप्ट को समझने पे सारा एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिएगा, सारा एग्जाम्पल इसी पे डिपेंडेंट है। ये इसको हम रेड कलर से गोल भी कर देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एकदम सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, सबसे ज़रूरी। अब समझते हैं हम लोग आगे, इसका एप्लीकेशन को देखते हैं। पिटट ट्यूब, पिटट ट्यूब क्या होता है? ये मेजर्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ गैस, गैस के फ्लो करने के दर को मापता है। और पिटट ट्यूब जो है वो बर्नौलीज थ्योरम के सिद्धांत पर, बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर काम करता है पिटट ट्यूब। तो पहला एग्जाम्पल हो गया पिटट ट्यूब। दूसरा एग्जाम्पल है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या करता है? मेजर्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी कि अगर गैस का फ्लो मेजर करना है तो पिटट ट्यूब मेजर करेगा, और लिक्विड का फ्लो मेजर करना है तो वो वेंचुरी मीटर डिसाइड करेगा, मेजर करेगा। ये दोनों जो है आपका बर्नौली के प्रमेय पर काम करता है। अब समझिएगा, स्टॉर्म या साइक्लोन, कहीं भी आपको तूफान आए या साइक्लोन आए, कुछ भी आए, तो वो आने पर आपका घर का छत जो है उड़ जाता है। इसका रीज़न क्या, देखिए समझिए, ये ज़मीन है, ये आपका घर है, ठीक है, ये छत है, ये आपका छत है, ठीक है। स्टॉर्म आ रहा है, तूफान आ रहा है, यानी कि ये तूफान आ गया। तूफान आने से वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि घर के बाहर आपका क्या है? प्रेशर कम है, लेकिन घर के अंदर क्या है? वेलोसिटी कम। घर के अंदर तो कोई तूफान का असर नहीं पड़ता, तो वेलोसिटी कम यानी कि प्रेशर ज़्यादा। अब समझिएगा, घर के बाहर आपका प्रेशर ज़्यादा है, घर के अंदर प्रेशर कम है, तो हमेशा वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? सॉरी, उल्टा बोल दिया हम। घर के बाहर प्रेशर कम, घर के अंदर प्रेशर ज़्यादा, तो घर से बाहर की तरफ एक वेलोसिटी लगेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसीलिए छत को क्या करेगा? उड़ा देगा, ये छत को उड़ा देगा। यानी कि कभी भी स्टॉर्म या साइक्लोन आने पर घर की छत को उड़ जाना, ये बर्नौलीज थ्योरम पर लागू होता है, बर्नौलीज थ्योरम के कारण होता है। और इसका एग्जाम्पल मैं हमको समझा दिया इसको फिगर से। अगला, दो समानांतर चल रहे वाहन या जहाज, अगर दो शिप अगर एक साथ पैरेलल चल रही है, पहला शिप या दूसरा शिप पैरेलल चल रहे हैं, तो दोनों के आपस में टकरा जाने की संभावना अधिक होती है यदि उनकी गति तेज हो। मान लीजिए पहला शिप है, ये दूसरा शिप है। पहला शिप इधर साइड आपका चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है, यानी कि जब दोनों शिप चल रहा है तो क्या होगा? शिप के इधर साइड वेलोसिटी ज़्यादा होगा, यानी कि प्रेशर कम होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा। अब बीच वाले पार्ट में क्या होगा? वेलोसिटी कम होगा, यानी कि प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये जो प्रेशर में डिफरेंस है, इसीलिए क्या होता है? जहाज़ जो है एक दूसरे के पास आके चिपक जाता है, टकराने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है, इसीलिए। अब समझिएगा, अब यहाँ समझिएगा, तेज चल रही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री को अपनी ओर खींच लेती है। समझिएगा, जैसे मान लीजिए ट्रेन चल रही है। ट्रेन जब चलेगी तो ट्रेन का स्पीड ज़्यादा होगा, यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा, तो वहाँ पर प्रेशर कम, यानी कि ट्रेन के पास प्रेशर क्या है? कम है। और यहाँ पर अगर कोई यात्री खड़ा है, मान लीजिए यहाँ बाहर में कोई यात्री है, यात्री के पास तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी कम है, प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या होगा? ट्रेन में प्रेशर कम, यात्री के पास प्रेशर ज़्यादा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चला जाएगा मूवमेंट, यानी कि आदमी जो है खिंचा जाएगा, ट्रेन के पास खिंचा जाएगा, ठीक है। अगला समझिएगा, हेलीकॉप्टर या वायुयान का टेक ऑफ, यानी कि उड़ना। हेलीकॉप्टर या वायुयान जो उड़ता है ना, टेक ऑफ करता है, वो भी बर्नौलीज थ्योरम पर ही आधारित है। समझिएगा, ये मान लीजिए आपका वायुयान है, एयरक्राफ्ट है, छोटा दिखा है, ये और लंबा होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ इसका चक्का है, ये ज़मीन है। देखिए, जब वायुयान आगे बढ़ता है, पहले देखिएगा रनवे पे बहुत तेज़ी से चलता है, जब वो रनवे पे चल रहा है तो वायुयान को जो निचला एरिया है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ, वहाँ पर क्या होगा? वेलोसिटी कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। उसी तरह जो वायुयान का बाहर वाला एरिया, जो हवा टकरा के उधर जो निकलता है, उधर क्या होगा? वेलोसिटी ज़्यादा होगा, यानी कि प्रेशर कम होगा। जस्ट उसका उल्टा, यानी कि यहाँ पर प्रेशर कम, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा। इसका मतलब तुरंत हेलीकॉप्टर पे इधर साइड एक फोर्स लगेगा,
और यही फोर्स टेक ऑफ में हेल्प करता है। यानी कि एरोप्लेन जो है सीधा अपना मुंह को इधर की ओर मोड़ लेता है, उड़ने लगता है ऊपर की ओर। यही कंसेप्ट है बर्नौलीज थ्योरम, यही कंसेप्ट है बर्नौलीज थ्योरम। वैक्यूम क्लीनर जो है, जो हमारे घर से वैक्यूम क्लीनर काम करता है, वो भी बर्नौलीज थ्योरम पर ही काम करता है। ड्रॉपर या स्प्रेयर, देखते होंगे बाल कटाने जाते हैं तो बाल पे छप 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 करके वो क्या बोलते हैं, स्प्रे करता है सैलून में, है ना, तो वो स्प्रेयर बोलते हैं उसको, ठीक है। या ड्रॉपर हो गया, ठीक है, या आप समझ लीजिए एटोमाइज़र, एटोमाइज़र भी उसी टाइप का हो गया, ठीक है। वो भी आपका बर्नौलीज थ्योरम पे काम करता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपका है स्प्रेयर, हम फोटो ही बना देते हैं आपका स्प्रेयर। देखिए ये आपका मान लीजिए ऐसा है, सॉरी गलत बना दिया ना, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। आप इधर दबाइएगा तो यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ एक पाइप लगा होता है, यहाँ एक पाइप लगा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप इसको नीचे दबाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर पानी ऊपर जाने लगता है, यानी कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, यहाँ पर प्रेशर कम, ठीक है। वेलोसिटी जहाँ ज़्यादा होगा वहीं पे प्रेशर कम होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ प्रेशर ज़्यादा या प्रेशर कम, तो ज़्यादा से कम की तरफ जो है पानी ऐसे करके बाहर निकल जाएगा। तो यानी कि स्प्रेयर, ड्रॉपर, वैक्यूम क्लीनर, एटोमाइज़र सब बर्नौलीज प्रमेय पे काम करता है, बर्नौलीज थ्योरम पे काम करता है। और समझिए ये बुनसेन बर्नर एक बहुत क्वेश्चन पूछता है, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पे काम करता है। बुनसेन बर्नर भी आपका बर्नौलीज प्रमेय पे काम करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेट का सवाल, जब मैं CDS का एग्ज़ाम दे रहा था, CDS के इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन पूछा था। SSB था मेरा और भोपाल दिया था, भोपाल में हमको दिया था SSB, ठीक है। तो भोपाल जब हम गए तो वहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा कि क्रिकेट में रिवर्स स्विम जो है वो किस सिद्धांत के कारण होता है। मैंने जवाब दिया था वहाँ पर कि सर बर्नौलीज थ्योरम पे काम करता है। मेरा जवाब एकदम सही था, लेकिन उनका कहना था कि वो इफ़ेक्ट क्या है, किस इफ़ेक्ट के कारण होता है। तो वो इफ़ेक्ट था मैगलन प्रभाव। मुझे उस समय नहीं मालूम था, मुझे बस ये पता था कि हाँ बर्नौलीज थ्योरम के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसमें होता क्या, देखिए क्रिकेट का जो स्विम होगा या रिवर्स स्विम होगा क्रिकेट बॉल में, वो आपका बर्नौलीज के थ्योरम पर ही काम करता है। देखिए क्या होता है, इसमें बॉल के एक हाफ को देखिएगा, क्रिकेटर लोग थूक लगाते रहता है एक पार्ट में या पेंट से रगड़ते रहेगा। जब बॉल को रगड़ता है तो एक पार्ट एकदम चिकना हो जाता है, एक पार्ट को साफ़ या चिकना कर लिया जाता है, वहीं दूसरा पार्ट एकदम रफ रहता है। देखते होंगे रिकी पॉन्टिंग क्या करता है, दूसरा पार्ट कभी कभी क्या होता है, उसको खुरद देता है, बॉल का दूसरा पार्ट एकदम खुरद देगा, जो कि बॉल टेम्परिंग माना जाता है, उसको बॉल टेम्परिंग माना जाता है। एक पार्ट तो चिकना है, एक पार्ट को पूरा टेम्परिंग कर देगा बॉल को, तो एकदम नहीं किया, बॉल टेम्परिंग माना है क्रिकेट में, नहीं होना चाहिए। तो एक पार्ट जब, तो ये आपको ये कर सकते हैं कि एक पार्ट को आप पूरा चिकना कर लीजिए, लेकिन दूसरे पार्ट को आप रफ़ नहीं कर सकते हैं, ये रूल नहीं है। लेकिन बहुत लोग करता, रिकी पॉन्टिंग बहुत करता था बॉल टेम्परिंग, तो बॉल टेम्परिंग करता था, एक पार्ट को रफ़ कर देता था, जिससे बॉल के दोनों छोर पर वेलोसिटी में अंतर आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि एक बॉल का मान लीजिए 2 पार्ट है, ये बॉल का 2 पार्ट है, ये मान लीजिए आपका रफ़ है, ये मान लीजिए स्मूथ है। तो जो पार्ट आपका स्मूथ है ना, वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, और जो पार्ट रफ़ है वहाँ पर वेलोसिटी कम है, आपका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये बॉल जब जा रहा है ज़मीन पर, तो बॉल जब ज़मीन पर टकराएगा तो वो दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, या तो वो इन स्विम हो सकता है, इन स्विम, या तो आउट स्विम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है ज़मीन में टकराने पे। क्यों ज़मीन पे मान लीजिए टकराया, अगर मान लीजिए स्मूथर पार्ट इधर है और ये पार्ट इधर है, तो आपका प्रेशर इधर, स्मूथर पार्ट में वेलोसिटी ज़्यादा, प्रेशर कम है, तो वो इस साइड मुड़ जाएगा, इन स्विम होगा। और अगर स्मूथ पार्ट आपका लेफ्ट साइड में है तो वो आउट स्विम होगा। तो ये टोटली डिपेंड, बॉलर को भी नहीं पता होता है, तो बॉलर अपना अंदाज़ा से फेंकता है, सीम पे बॉल फेंकता है, सीम पे, यानी कि बॉल को सीधा फेंकेगा, तो वो अपना कोशिश करता है कि इन स्विम डालें, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बॉल अगर हाथ से गलत छूटा तो वो बॉलर के कंट्रोल में भी नहीं रहता है, वो इन स्विम की जगह आउट स्विम चला जाता है। RP सिंह का बॉल ऐसे ही बहुत ज़्यादा होता था, वाइड पूरा चला जाता था, वो उसका बॉल ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता था उसमें। अब समझिएगा कि जब भी प्रेशर में डिफरेंस आएगा तो प्रेशर डिफरेंस के कारण बॉल स्विम या रिवर्स स्विम होता है। इस प्रभाव को मैगलन प्रभाव बोलते हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, यही क्वेश्चन हमसे CDS के SSB में पूछा था इंटरव्यूअर हमसे। और बता रहे हैं परमुटेशन कम्बिनेशन का भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। बोल रहा था कि अगर एक पार्टी में 50 आदमी है तो 50 आदमी कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं, हैंड शेक कर सकते हैं,
ठीक है, 50C2 इसका आंसर होगा ना, देख लीजिएगा आप लोग। पर मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग से हमसे पूछा था, और पूछा था कि एक प्रोबेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन पूछा था, प्रोबेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन पूछा था, है ना। और अच्छा क्वेश्चन, मतलब 1.5 घंटा इंटरव्यू चला था, जिसमें मेरा अगर देखा जाए लैंग्वेज पे कमांड अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मुझे इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसको अगर नेगलेक्ट कर दिया जाए तो मेरा इंटरव्यू ओवरऑल अच्छा था। स्टार्टिंग में बहुत टेंशन हो रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इंटरव्यूअर ने मुझे रिलैक्स किया, और जब क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया तो उसके समझ में आया कि हाँ, इसको नॉलेज अच्छा है मगर इंग्लिश इसका वीक है, जिसके कारण मुझे इंटरव्यू में पता नहीं, पॉइंट्स तो नहीं बताता है, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। 5वें दिन में एसएसबी से छटा गया था। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, बुयेंट फोर्स, उत्प्लावन। बुयेंट फोर्स, उत्प्लावन बल। जब किसी वस्तु को किसी लिक्विड में पार्शियली या होली, यानी कि अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है, तो लिक्विड उस वस्तु के डूबे हुए पार्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, जिसे बुयेंट फोर्स या अपथ्रस्ट या बुयेंसी कहते हैं, यानी कि उत्प्लावन बल कहते हैं। समझिएगा, यहाँ पर एक लिक्विड, यहाँ एक वस्तु है जिसे एक लिक्विड में डुबाया गया है। इस वस्तु पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, उसको बोलते हैं वस्तु का भार, जिसको mg बोलते हैं, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं b, यानी कि बुयेंट फोर्स। b यानी कि बुयेंट फोर्स, उत्प्लावन बल। ठीक है, तो उत्प्लावन बल जो होता है हमेशा डूबे हुए पार्ट पर लगता है। ये तो पूरा डूबा हुआ है, यहाँ देखिए ये पार्शियली इमर्स्ड है, यानी कि आधा डूबा हुआ है। तो याद रखिए, इस पर जो बुयेंट फोर्स लगेगा वो सिर्फ आधे डूबे हुए पार्ट पर लगेगा, ऊपर वाले पार्ट पर नहीं लगेगा। तो इसलिए क्या होगा, इसमें वेट नीचे लगेगा और बुयेंट फोर्स ऊपर लगेगा। बुयेंट फोर्स होता क्या है समझिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर एक वस्तु है, यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है, इसका है 4 लीटर, मान लीजिए लिक्विड 4 लीटर है, ठीक है। इसमें क्या किए, एक पत्थर को डाल दिए, एक पत्थर को डाल दिए, ठीक है। एक पत्थर को डाले तो ये लिक्विड थोड़ा सा ऊपर चला गया, कितना हो गया, 4.2 लीटर। यानी कि आप समझिएगा कि ये लिक्विड के डालने से जितना पानी डिस्प्लेस हुआ, उस पानी का जो भार होगा, पानी का भार वही होगा ऊपर की तरफ बुयेंट फोर्स। समझ में आया। यानी कि अब देखिए, इसको सबसे पहले देखा था आर्किमिडीज ने देखा था। आर्किमिडीज ने क्या कहा, आर्किमिडीज एक बार टब में नहा रहे थे, ये टब है, पानी भरा हुआ था, टब में नहाए, जब टब में पूरा पानी भरा हुआ था, आर्किमिडीज जैसे इस पानी में घुसे ना, वो पानी धड़धड़ा के नीचे गिर गया, टब से बाहर निकल गया। तो आर्किमिडीज चिल्लाते हुए रोड पे नंगा निकल गए, यूरेका यूरेका, यानी कि यूरेका एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मैंने पा लिया। यानी कि वो जो खोज रहे थे, उतना दिन से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनका उसको आंसर मिल गया। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि जब किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूर्णतः किसी लिक्विड में डुबाया जाता है, तो फ्लूइड उस वस्तु पर ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगाती है, ठीक है। जो उत्प्लावन बल किसके बराबर होती है, विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यानी कि जो पार्ट बाहर निकल गया, जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग कोई बड़ा सा पत्थर डाल देंगे, तो ये लिक्विड अभी यहाँ तक है, कुछ ऊपर चली जाएगी, तो इतना लिक्विड जो बीच, जितना लिक्विड ऊपर गया है, उतना लिक्विड का जो भार होगा वही उस पत्थर के भार के बराबर होगा। नहीं, पत्थर के भार के बराबर नहीं, वही उस पत्थर पर ऊपर लग रहे बुयेंट फोर्स के बराबर होगा। यानी कि इस वस्तु को अगर मान लीजिए कि हम लोग इस लिक्विड में डाले हैं, तो लिक्विड कुछ ना कुछ पानी को तो ऊपर भेजेगा, जितना पानी उसका ऊपर गया वही तो हो गया पानी का भार, और यानी कि विस्थापित पानी का भार, और ये विस्थापित पानी का जो भार होगा वही इस वस्तु पर ऊपर लग रहे बुयेंट फोर्स के बराबर होगा। यही कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसी को बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और याद रखिएगा, ये जो बुयेंट फोर्स होता है, उत्प्लावन बल, जो पानी में ऊपर की तरफ लगता है, वो कभी भी सेंटर ऑफ मास पर नहीं लगता, याद रखिएगा, वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगता है। लेकिन किसका, विस्थापित किया हटाए गए द्रव का, यानी कि जो द्रव हटाया गया, विस्थापित किया गया है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगता है, और इसको हम लोग सेंटर ऑफ बुयेंसी भी बोलते हैं। यही था हमारा बुयेंट फोर्स। अब समझिएगा, 3 कंडीशन है, फ्लोटेशन का 3 कंडीशन है, समझिएगा। जब किसी वस्तु को किसी लिक्विड में डुबाया जाता है, उस पर 2 बल कार्य करता है। एक तो उसका वेट ऑफ द बॉडी, जो कि नीचे की तरफ लगता है, W, और दूसरा अप थ्रस्ट, यानी ऊपर की तरफ जो लगता है, जिसको बोलते हैं उत्प्लावन बल, B हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा। यहाँ 3 सिचुएशन है, केस 1, केस 2, केस 3, 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है ये, ठीक है, ये वाला कंडीशन, ये केस 1 है। जब W जो है, W वेट, वस्तु का भार, वो बुयेंट फोर्स से ज़्यादा हो, यानी कि W इज़ ग्रेटर देन B, यानी कि नीचे जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर से ज़्यादा है, तो वस्तु क्या होगा, नीचे आ जाएगा।
नीचे यहाँ पे तलहटी में आके बैठ जाएगा, यानी कि वस्तु जो है लिक्विड के तलहटी में डूब जाएगा। या इसी कंडीशन को क्या बोल सकते हैं कि जो पत्थर है, पत्थर का डेंसिटी है ds, या जो वस्तु है उसका डेंसिटी है ds, डी सॉलिड, और लिक्विड का डेंसिटी है dl। जब भी सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा हो तो वस्तु जो है लिक्विड की तलहटी में डूब जाएगा। अब अगला समझिए, दूसरा कंडीशन क्या है, जब W बराबर B, यानी कि W नीचे लग रहा है और B जो ऊपर लग रहा है, ये दोनों बराबर हो, तब क्या होगा, W और B बराबर हो, या डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड दोनों बराबर हो, ये सॉलिड जो है ये इसका डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी के बराबर हो, तब क्या होगा, लिक्विड तैरेगा लेकिन कहीं भी बीच में किसी भी पॉइंट पर तैरने लगेगा। वस्तु लिक्विड के किसी भी पॉइंट पर तैरेगा या स्थिर रहेगा, यानी देखिए ये यहाँ पर बीच में तैरता रहेगा, ये तलहटी में नहीं बैठेगा, देखिएगा, क्योंकि W और B बराबर है। इसको उठा के आप जहाँ रख दीजिएगा ये वहीं पर स्टेबल रहेगा, वहीं पर स्थित रह जाएगा। लेकिन तीसरा कंडीशन क्या है, जब बुयेंट फोर्स ज़्यादा होगा, B ग्रेटर देन W, यानी कि ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है, ठीक है, नीचे जो फोर्स लग रहा है उससे ज़्यादा, तो वस्तु अगर मान लीजिए यहाँ है तो उसको ऊपर उठा के ले चल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसमें क्या होगा, कुछ पार्ट पानी के बाहर रहेगा, कुछ पार्ट पानी के अंदर रहेगा। तो तीसरा सिचुएशन क्या है, जब बुयेंट फोर्स ज़्यादा है W से, तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा होगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड से, और इस कंडीशन में क्या होगा, लिक्विड पर तैरेगा, वस्तु कहाँ पर तैरेगा, लिक्विड पर तैरेगा, मगर कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर होगा और कुछ पार्ट लिक्विड के बाहर रहेगा। यही कंडीशन है बर्फ़ वाला। बर्फ़ का डेंसिटी होता है 900 kg पर मीटर क्यूब, और पानी का डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो देखिए बर्फ़ जो है सॉलिड है और पानी जो है लिक्विड है, यहाँ पर लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा है सॉलिड से, देखिए बर्फ़, इसीलिए बर्फ़ जो है, बर्फ़ का 9/10 पार्ट अंदर रहता है, 1/10 पार्ट बाहर रहता है। यानी कि बर्फ़ का ये थर्ड कंडीशन है, बर्फ़ का कुछ पार्ट अंदर रहेगा, कुछ पार्ट बाहर रहेगा, और ये हमारा थर्ड कंडीशन है, समझिएगा। अर्थात अधिक घनत्व वाली वस्तुएं कम घनत्व वाले द्रव में डूब जाएगी, यानी कि जिस भी वस्तु का घनत्व ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा, वो वस्तु कम घनत्व वाले वस्तु में द्रव में डूब जाएगी। द्रव से कम या बराबर घनत्व वाली वस्तुएं पानी पर तैरेगी, ठीक है। अगर जिस द्रव का बात कर रहे हैं उससे कम या बराबर घनत्व का वस्तु का बात करेंगे तो वो उस पर तैरेगा, ठीक है। अब समझिएगा, ग्रुप डी में क्या क्वेश्चन पूछा था, आरआरबी टेक्नीशियन और ग्रुप डी में, यदि वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार के से ज़्यादा है, यानी कि W इज ग्रेटर देन B, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वस्तु डूब जाएगी, लेकिन कहाँ पर, बॉटम में, तलहट्टी में, ये पहला कंडीशन। दूसरा, वस्तु का भार यदि हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो, यानी कि W = B, ये सेकेंड सिचुएशन है। यहाँ पर वस्तु जो है डूब कर तैरेगी, यानी कि बीच में कहीं भी किसी भी जगह पर वो तैरेगी, डूब जाएगी लेकिन तैरेगी। वस्तु का भार लेस देन हटाए गए द्रव का भार, यानी कि W से ज़्यादा B हो जाए, यानी कि बुयेंट फोर्स ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा, वस्तु सतह पर तैरेगी, लेकिन सम पार्ट इनसाइड सम पार्ट आउटसाइड। उसी तरह फिर ये ग्रुप डी और टेक्नीशियन का क्वेश्चन है दूसरे शिफ्ट का, यदि वस्तु का घनत्व द्रव का घनत्व से ज़्यादा हो, यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, वस्तु डूब जाएगी, लेकिन कहाँ पर रहेगी, तलहट्टी में, बॉटम में रहेगी। दूसरा सिचुएशन क्या है, जब वस्तु का घनत्व जो है द्रव के घनत्व के बराबर हो, यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड = डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इस सिचुएशन में क्या होगा, वस्तु डूबेगी लेकिन डूब कर तैरेगी, वस्तु डूब कर तैरेगी, बॉटम में नहीं जाएगी। और तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन, जब वस्तु का घनत्व से ज़्यादा हो, द्रव का घनत्व, लिक्विड का घनत्व ज़्यादा हो, तो क्या होता है, वस्तु जो है वो सतह पर तैरेगी, और इस सिचुएशन में क्या होगा, सम पार्ट इनसाइड रहेगा और कुछ पार्ट आउटसाइड रहेगा, ठीक। उत्प्लावन बल का ये फार्मूला है, B = -ρdV, ठीक है, माइनस का साइन है कि उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगता है, यही माइनस साइन इसलिए है। और रो क्या है, द्रव का घनत्व है, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, G है, और V क्या है, वस्तु का द्रव में डूबा हुआ आयतन, जितना पार्ट वस्तु का द्रव में डूबा हुआ है। हम बताए थे उत्प्लावन बल हमेशा डूबे हुए पार्ट पर लगता है, जो पार्ट बाहर है उस पर नहीं लगता है। कुछ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जहाज़ या नाव को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि उसका बेस चौड़ा रहे, ठीक है, बेस चौड़ा रहे, ठीक है,
तथा वह अपने वजन से ज़्यादा पानी विस्थापित कर दे, यानी कि जो वेट है उससे ज़्यादा हो जाए, क्या वेट से ज़्यादा हो जाए बी, यानी कि थर्ड कंडीशन, तो क्या होगा, जहाज़ जो है वो पानी पर तैरने लगेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अतः बोट या शिप जो है वो, बोट और शिप का जो तैरना है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा, लाइफ सेविंग बेल्ट या सबमरीन्स, ये जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। जो हम लोग लाइफ सेविंग बेल्ट जो पहनते हैं पानी में डूबने से समय में, तो वो भी आपको क्या करता है, उसमें देखिएगा ये अगर मान लीजिए कोई भी लाइफ सेविंग जैकेट पहनिएगा ना, उसमें भी अंदर में हवा भरा होता है, हवा क्या करता है, डेंसिटी को कम करता है। जैसे ही डेंसिटी कम होगा किसी सॉलिड का, बताया तो देखिए सॉलिड का डेंसिटी जहाँ कम होगा, देखिए सॉलिड का डेंसिटी कम है लिक्विड से, जैसे ही सॉलिड का डेंसिटी कम होगा वो तैरने लगेगा। ये कंडीशन है। द्रव से कम या बराबर घनत्व वाली वस्तुएं तैरेगी। तो डेंसिटी कम करने के लिए सॉलिड का क्या करते हैं, उसको एक ऐसा कपड़ा पहना देते हैं जिसमें हवा भरा हुआ हो, और वो कपड़ा क्या करता है, उसको तैरने में मदद करता है। इसी टाइप का कंसेप्ट है। देखिए टायर ले लीजिए, टायर में हवा भर दीजिए, देखिएगा पानी में आप डूबिएगा नहीं। टायर के दम पे आदमी, मछुआरा लोग इसी का यूज करता है, टायर में हवा भर के डूबता नहीं उससे। केला का भी देखिएगा, केला का जो रहता है तना, उसको पानी में डाल दीजिएगा तो वो डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी जो है सॉलिड का वो पानी से कम होता है। यही कंसेप्ट है। ठीक है, जो भी चीज़ डूबता नहीं है वो आर्किमिडीज सिद्धांत पर काम करता है। तीसरा कंडीशन क्या है, तालाब की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र का देखिए ओशियन का जो डेंसिटी होता है वो रिवर से ज़्यादा होता है, और जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिस भी लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होगा उसमें तैरना आसान होगा। यही कंडीशन आप समझिए। मान लीजिए कि ये है आपका पानी, इस पानी में आप अंडा डाल दिए, अंडा क्या करेगा, डूब जाएगा पानी में। ठीक है, लेकिन इसी पानी में अब क्या कीजिए, नमक मिला दीजिए। क्या कीजिए, नमक मिला दीजिए। जब पानी में नमक मिलाइएगा तो क्या होगा, पानी का डेंसिटी बढ़ जाएगा, अंडा क्या करेगा, पानी पर तैरने लगेगा, अंडा पानी पर तैरने लगेगा। यही कंडीशन है, जहाँ डेंसिटी बढ़ेगा वो तैरने के लिए आसान हो जाता है। क्योंकि समुद्र का घनत्व तालाब से ज़्यादा होता है, इसलिए समुद्र में उत्प्लावन बल तालाब की अपेक्षा अधिक लगेगा, इसलिए समुद्र में तैरना जो है आसान होता है। अब समझिएगा, एक क्वेश्चन है, जब जहाज नदी के जल से समुद्र के जल में प्रवेश करता है तो नदी के जल का क्या होता है, नदी का जो पानी है उसका डेंसिटी क्या होगा, कम, और समुद्र के जल में क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा। तो तैरना कहाँ आसान होगा, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हो, लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा हो। तो समुद्र के जल का डेंसिटी ज़्यादा हो तो यहाँ तैरना आसान है। क्यों? क्योंकि बुयंट फोर्स ऊपर ज़्यादा लगता है, तो जहाज़ थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज़ नदी के जल से समुद्र के जल में जाएगा तो जहाज़ थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। क्यों? मान लीजिए नदी का पानी है, समुद्र का पानी है, नदी के पानी में ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो कम है, और समुद्र के पानी में ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है। यही ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स जो है, बुयंट फोर्स, वो आसानी से क्या बोलते हैं, जहाज़ को ऊपर की ओर उठा देता है। ठीक है, और एक चीज़ और समझिएगा, समुद्र के जल में लवण ज़्यादा होने के कारण इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, जिससे जहाज़ अधिक जल विस्थापित कर पाता है और ऊपर उठ जाता है। जितना जल विस्थापित करेगा उतना ही बुयंट फोर्स ज़्यादा लगेगा, बी, ऊपर की तरफ। इसका रिवर्स भी समझ लेते हैं, उल्टा। जब जहाज़ समुद्र से नदी में जाएगा, मान लिया समुद्र है, नदी है, समुद्र में ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है ज़्यादा, यहाँ फोर्स लग रहा है कम, तो क्या होगा, जहाज़ थोड़ा नीचे धंस जाएगा। तो क्या होता है, जहाज़ थोड़ा नीचे चला जाता है। ठीक है, और जहाज़ नीचे जाएगा तो डूबने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जहाज़ में कुछ बालू भर के रखता है बोरा में, जैसे ही नदी से, मतलब समुद्र से नदी में जाएगा, समुद्र से नदी में कोई जहाज़ जाता है, क्या करता है, तुरंत बालू वाला बोरा को नदी में फेंकने लगता है। क्यों फेंकने लगता है? ताकि जितना जहाज़ नीचे गया था उतना ही जहाज़ ऊपर आ जाए। ठीक है, अब आगे समझिएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg पर मीटर क्यूब। या डेंसिटी ऑफ आइस, बर्फ़ का बात करें तो 0.9 होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 900 kg पर मीटर क्यूब। जब बर्फ़ पानी पर तैरता है तो इसका 9/10 पार्ट इनसाइड रहता है और 1/10 पार्ट आउटसाइड रहता है, यानी कि 9/10 भाग पानी के अंदर रहता है और 1/10 भाग ही आपको बाहर दिखता है। टाइटैनिक जहाज़ के डूबने का कारण यही था। टाइटैनिक जहाज़ अपने पहले ही दिन डूब गया था, सफ़र का पहला दिन। देखिए अटलांटिक ओशियन में ये सफ़र कर रहा था, इतना पार्ट पानी के अंदर और इतना पार्ट पानी के बाहर। ठीक है, तो जब जहाज़ लेके आ रहा था तो जो ड्राइवर था, जो उसका पायलट था जहाज़ का, वो सिर्फ इतना ही पोर्शन देखा,
बर्फ़ का ऊपर जो दिख रहा था पोर्शन, उतना ही पोर्शन देखा। उसको इससे ये समझ में नहीं आया कि नीचे कितना बर्फ़ होगा। बर्फ़ तो नीचे भाई 9 पार्ट नीचे होगा, केवल 1 पार्ट ऊपर था। तो जहाज़ जब यहाँ से कट मारना चाहा लास्ट टाइम पे, तो उसका नीचे में जो बर्फ़ था उससे टकरा गया और जहाज़ में छेद हो गया। समझ में आया? यही रीज़न था टाइटैनिक जहाज़ के डूबने का, क्योंकि 9/10 पार्ट जो बर्फ़ पानी के अंदर था वो उसको दिखाई नहीं। अब समझिएगा हाइड्रोमीटर क्या है। हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी मापता है, यानी कि आपेक्षिक घनत्व नापता है। और ये भी वर्क करता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन पर, यानी कि जिसका भी डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर पानी से कम या बराबर है तो वो पानी पर तैरेगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। हाइड्रोमीटर तो समझ गए कि वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापेगा, लेकिन हाइग्रोमीटर, यहाँ पर डी की जगह जी है, हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता मापता है। लैक्टोमीटर क्या है? यह दूध की शुद्धता मापता है, दूध का डेंसिटी मेजर करता है। दूध में अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो दूध शुद्ध है, डेंसिटी कम है तो दूध जो है दूध में मिलावट है। एक यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा था, जब जहाज़ समुद्र के जल से नदी के जल में आती है तो देखिए, जब समुद्र के जल से नदी के जल में आएगा क्या होगा? बोट कुछ नीचे चला जाएगा। बोट नीचे जाएगा यानी कि बोट के डूबने का डर रहता है। इसीलिए क्या करता है, जहाज़ से लोग क्या करते हैं, बालू का बोरा को पानी में फेंक देते हैं। जैसे बालू को बोरा में पानी फेंकेंगे तो वेट कुछ कम होगा तो जहाज़ थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो जहाज़ डूबने से बच जाएगा। ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगला और क्वेश्चन क्या था? मछलियाँ, फिशेज़ या पनडुब्बी सबमरीन्स, ये पानी के ऊपर या नीचे कैसे आती जाती है? डेंसिटी चेंज करके। मछली को देखिएगा, जब पानी के ऊपर जाना होता है मुंह में पूरा क्या करेगी, हवा भर लेगी और मछली जो है आराम से हल्की हो जाएगी और पानी के ऊपर चली जाएगी। लेकिन वही अगर मछली को नीचे आना होता है, सारा हवा को वो छोड़ देगी और पानी के अंदर चली जाएगी। मछली जो है वो डेंसिटी चेंज करती है। हवा जैसे ही भरेगी मछली अपने मुंह के अंदर, उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लिक्विड से डेंसिटी कम होगा तो मछली पानी के ऊपर जाने लगेगा। उसी तरह सबमरीन्स जो है उसमें भी कुछ ऐसा कंडीशन होता है, कुछ तरीका होता है जिससे वो एयर को निकालती है और भर लेती है, और इससे वो क्या करती है, अपना डेंसिटी चेंज करती है। और डेंसिटी चेंज करने की वजह से सबमरीन्स जो है वो पानी के ऊपर या नीचे जाती है। रिलेटिव डेंसिटी का बात करें, जिसको मापता है कौन? हाइड्रोमीटर। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? सॉलिड का अलग होता है, लिक्विड का अलग होता है। जब सॉलिड का रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे तो वो होता है ठोस का वायु में भार बटा जल में ठोस के भार में कमी। ये फार्मूला आपको याद रखना है। और रिलेटिव डेंसिटी अगर मान लीजिए लिक्विड का बात करें तो ये क्या होता है? द्रव में ठोस के भार में कमी बटा जल में ठोस के भार में कमी। ठीक है। अब जब वस्तु आंशिक रूप से डूबी हुई हो, पार्शियली डूबी हुई हो, इस कंडीशन में क्या होता है? वायु का घनत्व बटा द्रव का घनत्व इक्वल टू वस्तु का द्रव में डूबा हुआ आयतन बटा वस्तु का टोटल आयतन, टोटल वॉल्यूम। इसी को ऐसा लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बटा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड, मतलब जितना पार्ट वस्तु का डूबा हुआ है, ठीक है, इमर्स्ड बटा टोटल वॉल्यूम, वी टोटल। ये भी क्या है? टोटल वॉल्यूम। देखिए ये चीज़ कभी भी एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन आपको याद रखना है। ये ज़रूर पूछ देगा कि रिलेटिव डेंसिटी को कैसे मेजर करते हैं, तो हाइड्रोमीटर से। ठीक है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे वीडियो फैलाइएगा। धन्यवाद।